नमस्कार साथियों। आपका जीआईसी का इकोनॉमिक्स का रिजल्ट आ चुका है। सबसे पहले तो ढेर सारी शुभकामनाएं जिन भी बच्चों ने जीआईसी इकोनॉमिक्स लेक्चरर का प्रीलिम्स क्लियर किया है। अभी हाल ही में 2 दिन हुए हैं, कई बच्चों ने मुझे फ़ोन करके जो है स्ट्रैटेजी के लिए पूछ रहे थे कि सर प्रीलिम्स निकल गया, अब आगे की तैयारी किस हिसाब से। तो उसी के क्रम में मैं आज यहाँ आईएएस प्रेप इंस्टीट्यूट में आ गया हूँ आप सबको सही तरीका और गाइड करने के लिए कैसे आप मेंस को अप्रोच करेंगे। आप जानते हैं ज़्यादा दिन भी नहीं है, अब 35 डेज़ हैं लगभग। 30 अगस्त को एग्ज़ाम है, तो ज़्यादा दिन ना होने की वजह से आप जो भी मेहनत आगे करने वाले हैं वो बहुत ज़्यादा है, अब गाइडेड होना चाहिए, सही तरीके से होना चाहिए। मैं थोड़ा सा भी किसी भी गड़बड़ी की गुंजाइश ना रहे, इस वजह से मैं आप सबको यहाँ पे एक वीडियो के माध्यम से गाइड करूँगा कि कैसे आप मेंस एग्ज़ाम को कैसी के अप्रोच करेंगे। लेट्स स्टार्ट। हमारा जीआईसी मेंस इकोनॉमिक्स जो है उसका हम पूरा स्ट्रैटेजी संपूर्ण विश्लेषण यहाँ पे बताने वाले हैं कि कैसे कैसे हमें सिलेबस कवर करना है। इस वीडियो में हम कवर करेंगे सिलेबस कैसे कवर करना है, हमारे नोट्स कैसे होने चाहिए, उनको कैसे पढ़ना है, उनके जो नोट्स की क्वालिटी कितनी होनी चाहिए, स्टैंडर्ड उसका क्या होना चाहिए, के बाद कैसे प्रैक्टिस करनी है, क्वेश्चन पेपर कहाँ मिलेंगे, और ये सारी चीज़ें इस वीडियो में हम। तो सिलेबस पे ज़्यादा बात नहीं करनी है। सिलेबस आप सबको पता है, ये यूनिट्स हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स, मैक्रो, मनी एंड बैंकिंग, अपना पब्लिक फाइनेंस है, इंटरनेशनल ट्रेड है, इंडियन इकोनॉमी है। सिलेबस पे तो बात करने की ज़रूरत नहीं है, आप सब लोग इससे परिचित हैं। सिलेबस सेम ही है, जो अपना प्रीलिम्स में रहा है वही मेंस में भी जोड़ा गया है, वही सेम सिलेबस है। स्मार्ट तैयारी के लिए कैसे जो है हम शुरुआत से ही जो हमारा तरीका होना चाहिए वो सही होना चाहिए। ऐसा ना हो कि हम कोई तरीका अपनाएं और फिर 10 दिन बाद हमें लगे कि ये काम नहीं कर रहा और उसको बीच में बदल लें, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें सारा कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। पॉलिसी मैकेनिज्म, मुद्रा बैंकिंग, ये सब नोट्स आपके जो यूनिट्स हैं मुद्रा बैंकिंग की, पब्लिक फाइनेंस की और स्टैटिस्टिक्स से कितना आ रहा है, कौन सी चीज़ें एप्लिक थ्योरेटिकल हैं, कौन सी चीज़ें रोड लर्निंग वाली हैं, वो सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। जैसे कि कोई चीज़ कॉन्सेप्चुअल है, आईसी वगैरह हो गया, वेरिएबल प्रोपोर्शन हो गया, परिवर्ती अनुपात के नियम, तो वो सब कॉन्सेप्चुअल चीज़ें, मांग वगैरह हो गया, पूर्ति बाजार, कॉन्सेप्चुअल चीज़ें आप डायग्राम के माध्यम से आप याद रखते हैं। फिर कुछ चीज़ें आती हैं रूट लर्निंग वाली, रटने वाली, जैसे फिर इंडियन इकोनॉमी के फैक्ट्स हो गए, स्कीम्स हो गई। तो वो सब चीज़ों में आपको एक बहुत अच्छा बैलेंस बनाना पड़ेगा कि कौन सी चीज़ें रोट लर्निंग वाली हैं और कौन सी चीज़ें कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग की हैं, कि आप वहाँ पे एग्ज़ाम में डायग्राम के माध्यम से, ग्राफ के माध्यम से बना सकें और लिख सकें। सबसे पहला हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स है। उपभोक्ता व्यवहार, इंडिफरेंस कर, बाजार संतुलन, उत्पादन के सिद्धांत, टाइप्स ऑफ मार्केट हो गया, ये सब आपने सब पढ़ रखा है। अब कैसे पढ़ना है आपको आपको जैसे कि बाजार ले लें तो बाजार में मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन आ जाएगा, दोनों का डिफरेंस आ सकता है लिखने को, कॉन्ट्रास्ट करने को आ सकता है, के फीचर्स आ सकते हैं, क्या ड्रॉबैक्स हैं, इस तरीके से आ सकती हैं, किसने जो है इसका जो है गठन किया था, इस तरीके से क्वेश्चन आएगा। तो आपको परिभाषा, जैसे आपको अगर लिखने को बता दें कैसे लिखना है, तो अर्थशास्त्र में की परिभाषा, उसकी मीनिंग, इकोनॉमिस्ट द्वारा दी गई उसकी जो है डेफिनीशन का डायग्राम, उसका आपका जो क्या कहते हैं ग्राफ के साथ, यानी कि टेबल कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह, ये सब चीज़ें आपके एक उत्तर में कंबाइंड होंगी, तभी वो एक अच्छा उत्तर बनेगा। डायग्राम हो गया, अजम्पशन वगैरह, ये सब लेके चलना है आपको, आपने सब पढ़ रखा। मनी बैंकिंग, पब्लिक फाइनेंस में सेंट्रल बैंक पे क्वेश्चन आता है, पॉलिसीज़ पे आता है, कमर्शियल बैंक क्रेडिट क्रिएशन पे आ सकता है, हाई पावर्ड मनी पे आ सकता है। यही सब जो कठिन भी हैं, कॉन्सेप्चुअल भी हैं, जिसको आपको प्रॉपर याद करके ही जाना पड़ेगा। हाई पावर्ड मनी, क्रेडिट क्रिएशन में आपको चार्ट बनाना पड़ेगा कि कितना क्रेडिट क्रिएट हो रहा है, कितना लोन दिया गया, कितना जो है डिपॉजिट्स थे, इस तरीके से। इन्फ्लेशन वगैरह पे पॉलिसी की, गवर्नमेंट की इन्फ्लेशन की पॉलिसी क्या है, मॉनेटरी पॉलिसी। ट्रेड एंड इंडियन इकोनॉमी में जो टॉपिक्स रहते हैं आपके, जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी,
पॉलिसीज से रिलेटेड इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के क्वेश्चन अगर आ सकते हैं, इंटरनेशनल ट्रेड से रिलेटेड आ सकते हैं, अभी हाल ही में युद्ध हुआ, एनर्जी सिक्योरिटी पे क्वेश्चन आ सकता है, खासकर उसमें इम्पोर्ट्स डिपेंडेंसी और ये सब इस तरीके की चीज़ें जो है आपकी इंडियन इकोनॉमी में कवर हो सकती हैं। बाकी ये जो गरीबी, बेरोजगारी, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल पॉलिसी, स्कीम्स रिलेटेड क्वेश्चन, तो ये सब तो समझ लीजिए बेसिक है और ये सब तो आपको पढ़ के ही जाना है, बहुत ज़्यादा डीप में नहीं पढ़ना है आपको। एक कोशिश करनी है कि आप जो है एक वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस को जो है कवर कर सकें। थोड़ा सा जो आपका डिस्कोर्स है वो थोड़ा सा बड़ा रहे, सीमित ना रहे, बहुत ज़्यादा किसी में डीप में नहीं जाना है। आप थोड़ा सा जैसे दूर दूर तक पढ़ के रखें कि कुछ भी अगर आ जाए उस हिसाब से आप अटेम्प्ट कर सकें। इंटरनेशनल ट्रेड में ज़्यादा कुछ नहीं है, इंस्टीट्यूशंस हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट वगैरह वो सब इजी है, परचेजिंग पावर पैरिटी थ्योरी। इसमें जो डिफ़िकल्ट है वो जैसे कि आईएमएफ आप पढ़ेंगे, आईएमएफ पढ़ेंगे, वर्ल्ड बैंक पढ़ लेंगे, और जो मेन चीज़ डब्ल्यूटीओ है। हमारे समय में 2000 जब एग्ज़ाम दिया था हमने 2022 में, तो उसमें जो है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स पे क्वेश्चन था, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स पे क्वेश्चन था डब्ल्यूटीओ के, तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से। तो इस तरीके से कई बार इंस्टीट्यूशंस के अंदर डीप में जो क्वेश्चन बन सकता है, के लिए आपको भी तैयार रहना है। बाकी वर्ल्ड बैंक का स्ट्रक्चर, फंक्शन, डिफरेंट डिफरेंट जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनका स्ट्रक्चर पढ़ना है, स्ट्रक्चर वगैरह लेकिन आता नहीं है, आएगा वो कुछ अंदर से डिटेल में। यह सिलेबस का सबसे डायनामिक पोर्शन है। आप सब जानते हैं इंडियन इकोनॉमी सबसे डायनामिक, इंटरनेशनल ट्रेड में चीज़ें लगातार क्या हो रही हैं, बदल रही हैं, तो सबसे ज़्यादा डायनामिक पोर्शन है। आर्थिक सर्वेक्षण वगैरह की आप जो है सहायता ले सकते हैं, जो रिसेंट के फैक्ट्स हैं उसको, केंद्रीय बजट और प्रमाणिक डेटा, ये सब बजट में आरबीआई की वेबसाइट से ये सब आपको डेटा तैयार करना रहेगा। क्या करना है, सारा डेटा जो है आपको एक जगह नोट्स में लिख लेना है, जैसे अनएम्प्लॉयमेंट का हो गया, पॉवर्टी का हो गया, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का हो गया, बजट से रिलेटेड हो गया, एलोकेशन हो गया, पॉवर्टी रिडक्शन में एलोकेशन कितना है, नरेगा में एलोकेशन कितना है, हाल ही में नरेगा का नाम बदल दिया गया, नरेगा भी शॉर्ट में आ सकता है। पेपर पैटर्न वगैरह आप सब लोग जानते होंगे, उसमें ज़्यादा जो है मैं समय नहीं दे रहा हूँ डिस्कस करने के लिए, डायरेक्ट काम की चीज़ें हो जाएं जल्दी से, इसलिए मैं जो है इसी तरीके से सोच रहा हूँ। स्टैटिस्टिक्स में क्या आ सकता है, स्टैटिस्टिक्स में क्वेश्चन भी न्यूमेरिकल आने के चांस बहुत कम रहते हैं, जैसे कि कोरिलेशन, कोरिलेशन की परिभाषा, इंडेक्स नंबर वगैरह क्या है। हमारे टाइम पे शायद इंडेक्स नंबर का क्वेश्चन था या टाइम सीरीज़ का था, इन दोनों में से कोई एक था, टाइम सीरीज़ था जहाँ तक। टाइम सीरीज़ पे क्वेश्चन जितना भी कॉन्सेप्चुअल है, मीन, मीडियन, मोड और सारी चीज़ें, उसको आप अच्छे से समझ के जाइए, फार्मूला वगैरह सब अच्छे से याद होना चाहिए फार्मूला लिखने के लिए, इसका फार्मूला क्या है। नेक्स्ट, इस पेपर में कुछ चीज़ें स्टैटिक हैं, कुछ चीज़ें डायनामिक हैं, या फिर ये कह लें कि कुछ चीज़ें कॉन्सेप्चुअल हैं और कुछ चीज़ें जो है कॉन्सेप्चुअल, यानी कि जो हमारा इकोनॉमिक्स विषय है अर्थशास्त्र से संबंधित, और फिर ये जो है इधर चीज़ें भारतीय अर्थव्यवस्था से रिलेटेड चीज़ें। तो जो स्टैटिक पोर्शन है, आपको किसी भी चीज़ के लिए अब बुक नहीं पढ़नी, कहीं भी आप जाके अब बुक नहीं उठाएंगे, समझने उमझने का टाइम नहीं है। आपके अपने नोट्स जो हैं वो काम आएंगे, आप अपने नोट्स पढ़िए और जो है उसको शॉर्ट में करिए, जितने वर्ड्स में दिया गया है उतने वर्ड्स में लिखिए या उतने वर्ड्स में प्रिपेयर करने का प्रयास करिए। कम नहीं करना है, अधिक भी नहीं करना है। अधिक याद रखेंगे तो आप वहाँ एग्ज़ाम में कम कर सकते हैं, लेकिन अगर आप कम याद करके गए हैं तो ज़्यादा कतई नहीं लिख पाएंगे। तो बुक वगैरह नहीं पढ़नी है, अपने नोट्स बना लीजिए जैसे भी हो, उसके बारे में मैं आगे बताऊंगा अभी। ये कॉन्सेप्चुअल चीज़ें हो गई, माइक्रो मैक्रो थ्योरीज, ग्राफ्स, कर्व्स, ये सब। और इधर क्या हो गया डायनामिक पोर्शन में, इंडियन इकोनॉमी, बैंकिंग पॉलिसी, इकोनॉमिक सर्वे, बजट, जो डेटाज हैं नए, जो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हैं, सरकारी योजनाएं, और जो करंट के चैलेंजेस हैं, ये सारी चीज़ें जो है आपको स्कीम से रिलेटेड क्वेश्चन, जैसे कि कुछ गवर्नमेंट सेक्टर स्कीम्स होती हैं बहुत, जिसको सरकार काफ़ी प्रमोट करती है, सरकार के बहुत दिल के करीब होती है, तो उन सब स्कीम्स को भी आप अच्छे से तैयार जाएंगे, जिसका सरकार लगातार प्रमोशन कर रही है। एक आपको डेटा बुक बनाना पड़ेगा। मैंने अपने समय पे एक डेटा बुक बनाई थी, 10 रुपये की डायरी, 5 रुपये की डायरी खरीद, और उसमें ही सारे जो है डेटा आप लिखेंगे, सारे डेटा स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड उसी में लिखेंगे। उसमें आप फार्मूले वगैरह भी सब लिख सकते हैं। जितना भी आपका डेटा है
हेल्थ रिलेटेड डेटा भी आ सकता है, जैसे कि मेल न्यूट्रिशन वगैरह का अगर क्वेश्चन आ गया तो आपको स्टंटिंग और मेल न्यूट्रिशन की स्थिति जो है, आयरन डेफिशिएंसी जो है, एनेमिक है, तो ये सब के आंकड़े आपको देने पड़ेंगे। बिना आंकड़ों के आप अपना उत्तर अच्छा नहीं बना सकते। उत्तर लेखन की क्या जो है प्रमुख बातें होती हैं उस पर चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले जैसे कि तीन पैटर्न है, शॉर्ट, मीडियम, लॉन्ग। तो उसमें आपका आने वाला है, शॉर्ट में एक पेज मिलेगा आपको लिखने के लिए, आपकी उत्तर पुस्तिका में प्रश्न लिखे होते हैं। शॉर्ट में आपको एक पेज मिलेगा, मीडियम में 2 पेज मिलेगा और लॉन्ग में 3 पेजेस मिलेंगे। 250 वर्ड्स और ऐसे करके वर्ड लिमिट है। तो आपको पेज भर के आना है, पेज छोड़ के नहीं आना है। उतना पर्याप्त समय होता है कि आप पूरा पेज भर के आएँ। सवाल ये है बस क्वेश्चन आपको आता होना चाहिए, कि क्वेश्चन नहीं आएगा तो आप बना के लिखेंगे, या हो सकता है छोड़ना भी। ये वाला तो ऑप्शन मत रखिएगा कि छोड़ के आना है। पेपर आपको पूरा करके आना है, पूरे स्पेस का प्रॉपर यूटिलाइजेशन होना चाहिए। आंसर में आपके, जैसे मैंने बताया कि मतलब लिखा भी होना चाहिए, उसके बाद ग्राफ का भी यूज़ होना चाहिए, डायग्राम का, चार्ट का, टेबल्स का, इन सभी चीज़ों का, फैक्ट्स का इस्तेमाल होगा, तभी आपका आंसर 100% जो है वेट या सही बैठेगा, तो कि आप ज़्यादा से ज़्यादा एग्ज़ाम में स्कोर कर सकें। किसी भी उत्तर को लिखने के लिए आप सब जानते हैं कि 2 लाइन 3 लाइन में इंट्रोडक्शन देना पड़ता है। उसके बाद आपको जो मेन उत्तर रहेगा वो बॉडी रहेगी, में ही आपका डायग्राम आएगा, चार्ट वगैरह आएगा, और भी कुछ चीज़ें हैं तो वो। और अंत में जिस हिसाब से क्वेश्चन पूछा गया है, अगर क्रिटिसिज्म पूछा था, फीचर्स पूछा था, लाभ पूछा था, नुकसान पूछा था, कंपैरिजन पूछा था, तो उस हिसाब से आप जो है उसका इवैल्यूएशन, निष्कर्ष, कंक्लूजन लिखेंगे। जिस हिसाब से जो जो डिमांड थी क्वेश्चन की, डिस्कस बोला था, इवैल्यूएट बोला था, क्रिटिकली इवैल्यूएट बोला था, तो वो क्वेश्चन की जो भाषा है, उस भाषा को आपको फिर पकड़ना है और अपने उत्तर को उसी भाषा से जो है समाप्त करना है। तो निष्कर्ष वगैरह इस तरीके से आपको जो है करना है। नेक्स्ट, शब्दों को बचाएं और ग्राफ से समझाएं। कॉज एंड इफेक्ट, कारण प्रभाव संबंधों को दर्शाने के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको पता है हमारे इकोनॉमिक्स में सब कुछ कॉज एंड इफेक्ट पर ही बेस्ड होता है, साइंटिफिक प्रिंसिपल्स पर, यूनिवर्सल लॉज पर। तो आपको वैसे ही लिखना जो भी पूछा जाएगा। दो मॉडलों या सिद्धांतों के बीच स्पष्ट अंतर करने के लिए, मॉडल तो खैर अपने में है नहीं, जैसे कि मॉडल यानी कि डेवलपमेंट मॉडल वगैरह वो सब है नहीं, लेकिन कंपैरिजन आ सकता है, कई चीज़ों में आ सकता है। कंज्यूमर बिहेवियर थ्योरी में कंपैरिजन आ सकता है, मार्शल और दूसरे। तो कंपैरिजन दो मार्केट के बीच में आ सकता है। कंपैरिजन वगैरह, क्रिटिसिज्म वगैरह हम लोग जनरली क्या करते हैं, कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, अजम्पशन पढ़ लिया, उसके फीचर्स पढ़ लिए, उसका डायग्राम पढ़ लिया। जबकि उसी कॉन्सेप्ट के पीछे में क्रिटिसिज्म भी है, कंपैरिजन भी है, जो कमियां थी तभी नई थ्योरी आई। तो ये सारी चीज़ें भी आपको याद करके, डायग्राम वगैरह आप यूज़ करेंगे। परीक्षा हॉल में टाइम मैनेजमेंट, देखिए अभी हाल ही में एलटी ग्रेड का एग्ज़ाम हुआ है, मेंस का। उसमें जितने लोग मुझे मिलते थे, जहाँ पे हम हैं पोस्टेड, जितने भी लोग मुझे मिलते थे, वो ज़्यादातर लोग यही कहते थे कि एग्ज़ाम छूट गया। फिर वो चाहे हिंदी के रहे हों, इंग्लिश के रहे हों, सोशल साइंस के रहे हों, मैथ्स के रहे हों, जितने भी लोग मिले हैं हमारे परिचित में, ज़्यादातर लोगों ने यही बोला कि एग्ज़ाम छूटा। एग्ज़ाम, नो डाउट एग्ज़ाम लेंदी पेपर आएगा, और कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जो आपको नहीं आते होंगे। उसके लिए आपको प्रिपेयर होना है, अपनी गलती से सीखना है, और अपनी गलती से सीखने से पहले आपको, भला तब है जब आप दूसरों की गलती से सीख लें। तो दूसरों की गलती से एलटी ग्रेड में जो समस्या आ रही थी बच्चों को, लेंदी पेपर हो रहा है, कठिन हो रहा है, इससे बचना है। और हर हाल में इतना प्रैक्टिस आपको करके जाना है, इतना आपको लिख के जाना है कि पेपर आपका कतई ना छूटे। यदि आप पूरा पेपर कर लेते हैं तो आप सिलेक्शन। तो प्रश्नों का चयन, यदि सांख्यिकी का कोई न्यूमेरिकल आता है तो उसे पहले चुनें, यह समय बचाता है। पूरे पेपर में आप पेपर एक बार पढ़ लीजिए, आप आइडिया लगा लीजिए कौन सा प्रश्न आपको हो सकता है ना आता हो, जिसमें आपको सोच के लिखना पड़े, बना के लिखना पड़े, तो वो ज़्यादा समय ले। तो उसको, वो सब चीज़ों को आप टाइम मैनेज करेंगे। न्यूमेरिकल वगैरह तो आने के चांस नहीं है, आएगा तो शॉर्ट में आ सकता है। तो मेन चीज़ यही है, पेपर पूरा पढ़ लें, जहाँ भी टाइम लगे आपको,
के बारे में आपको सोच के लिखना पड़ेगा, तो वो सब टाइम मैनेजमेंट आपको पहले से दिमाग में स्टार्टिंग में ही बैठाना पड़ेगा। शब्द सीमा का कड़ाई से पालन करें। 10 नंबर का क्वेश्चन है, आप उसमें 4 पेज लिख के आएंगे तो भी आपको 10 में 8 7 ही मिलेंगे। तो जितना लिखना है बस उतना आप लिखेंगे, अधिक नहीं लिखेंगे। प्रश्न पर अति लेखन यानी कि ओवर राइटिंग आपको अंत में नुकसान पहुंचाएगा। तो स्कूल के दिनों में या कॉलेज के दिनों में हम ये अक्सर करते थे कि 4 यूनिट होती थी कॉलेज में, 3 यूनिट आती हैं, चौथी यूनिट नहीं आती, तो 3 यूनिट जो आ रही हैं उसको बना बना के बढ़ा बढ़ा के जितना आता है सब लिख दिया, जो पूछा नहीं वो भी लिख दिया, और चौथी में बस ऐसे ही काम चलाओ काम कर दी। तो ऐसा नहीं करना है। आप इक्वली ट्रीट करेंगे सब क्वेश्चंस को, कोई भी क्वेश्चन को हल्का करके नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि इवैल्यूएशन नंबर बहुत ज़्यादा, इवैल्यूएशन जो है बहुत स्ट्रिक्ट होता है, और आपको पता है कि 65% 55% के बीच में ही सिलेक्शन होता है। तो आप जिसको बहुत अच्छा भी लिख रहे हैं, अगर 10 नंबर का है, उसमें आप बहुत अच्छे से अच्छा भी लिख देंगे तो भी आपको 6 ही 7 मिल रहे हैं। अन्य किसी क्वेश्चन पर उसका प्रभाव ना पड़े, इस बात का आप ध्यान पूरी तरीके से रखेंगे। अंतिम 10 मिनट में हमेशा त्वरित रिवीजन, महत्वपूर्ण शब्दों को अंडरलाइन करने और सही को लेबल करने से सुरक्षित रखें। ये भी इम्पॉर्टेंट है। आप जल्दी में लिखे हैं तमाम चीज़ें, आप यहाँ हम लोग पेन बदलने का समय नहीं रहता कि कुछ डेफिनेशन वगैरह है तो पेन बदल के लिख लें। तो आप ये कर सकते हैं कि सब कुछ लिखने के बाद अंत में जो डेफिनेशंस हैं, जो फैक्ट्स हैं, जो तथ्य हैं, जो काम की चीज़ें हैं, जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जो एग्जाम्पल्स हैं, उनको आप अंडरलाइन कर सकते हैं। अगर समय रहते आप पेन बदल के लिख सकते हैं तो वो भी, लेकिन उसको मैं नहीं सजेस्ट करूँगा। आप उसको बस अंडरलाइन करिए, या एक ही पेन ही में लिखना होता हो शायद। सफलता की सीढ़ी, 3 चरणीय तैयारी योजना। अब हाँ देखिए, समय बहुत कम है, रिजल्ट आए 2 दिन हुआ है और पहले से कैलेंडर में डेट निर्धारित है, तो 30 अगस्त को है। 35-36 डेज हैं हमारे पास। उसमें कैसे करें, ये जो है एक चुनौती है, एक कठिन जो है चैलेंज की तरह है एक। तो अभी नया कुछ भी नहीं करना है, ना बुक पढ़नी है, ना नोट्स लिखना है, जो हमारे पास है उसको तैयार करना है। वर्ड लिमिट का ध्यान देना है, कंटेंट की क्वालिटी देखनी है, किसी भी क्वेश्चन किसी भी टॉपिक में सभी चीज़ें कवर हो जा रही हैं जब हम पढ़ रहे हैं कि नहीं, इन बातों का भी ध्यान रखना है। तो शुरुआत में आप डिवाइड कर लीजिए, जैसे कि 7-8 घंटे आप पढ़िए सब्जेक्ट, 3-4 घंटे आप पढ़ने की कोशिश करिए हिंदी। अगर किसी का हिंदी फुल प्रिपेयर है तो वो सब्जेक्ट में और अधिक समय दे सकता है। हिंदी के लिए आप सब तो आईएएस प्रेप प्लेटफॉर्म से जुड़े ही होंगे, हमने भी यहीं से लिया था। हमारे समय पे इकोनॉमिक्स में कहीं थी नहीं, तो हम इकोनॉमिक्स अपना स्वयं किए थे, सेल्फ स्टडी किए थे। तो हिंदी के प्लेटफॉर्म से आप जुड़े हुए हैं, आपका टेस्ट सीरीज़ वगैरह करिए। आप हिंदी के बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे, उसमें आपका मेन संक्षेपण और निबंध है। तो मेन आपका जो इधर सब्जेक्ट रहने वाला है 300 मार्क्स का, वो आपका सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट को आपको ज़्यादा समय देना है, 8 घंटे कम से कम मिनिमम देना है। इसको आप डिवाइड कर लीजिए, जो यूनिट्स आपको लग रहा है कि कम याद हैं उसको ज़्यादा पढ़िए, समय दीजिए, उसको पहले पढ़ लीजिए, और 2-4 दिन, बस 5 दिन आप पढ़ लीजिए। उसके बाद आप जो है शाम को या कभी भी लिखना स्टार्ट कर दीजिए। जितना ज़्यादा आप लिखेंगे उतना फ़ायदे में रहेगा, क्योंकि पढ़ा हुआ कुछ याद नहीं रहता है। पढ़ा हुआ जब लिखने की बारी आती है तो हम लिख नहीं पाते हैं। एमसीक्यू करना अलग चीज़ है और किसी चीज़ों को लिखना, उसमें बहुत अंतर। तो जब आप लिख लेंगे 30-40 पेपर, कई कई घंटे लिख लेंगे, दिन में 3-3 घंटा रोज लिखेंगे, क्योंकि समय ज़्यादा नहीं है, तो आप अगर रोज एक पेपर दे रहे हैं तो भी मुश्किल से आप 20-25 पेपर ही दे पाएंगे पढ़ने के बाद। तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको लिखना है, इस बात को ध्यान दीजिए। अब फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3 ये सब आप अपने हिसाब से डिसाइड करिए, इसका कोई तरीका नहीं होता। अगर आपको लग रहा है कि इंडियन इकोनॉमी मुझे ज़्यादा कवर करने की ज़रूरत है, तो आप अभी से जो है इंडियन इकोनॉमी की फैक्ट बुक बनाने शुरू करिए, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स याद करिए, और जो भी उसके रिलेटेड टॉपिक्स हैं उसको आप रोट लर्निंग रटना शुरू करिए, क्योंकि इंडियन इकोनॉमी में आपको पॉइंट्स ही रटने हैं और चीज़ों को समझना है। कॉन्सेप्चुअल उतना कुछ है नहीं, फैक्ट्स लिखने हैं आपको। सिलेबस का अब ज़्यादा दिन है ही नहीं, 35 डेज़ हैं, तो आपको डेली कंसिस्टेंट रहना है, 12-13 घंटे आप पढ़ लीजिए। और सिलेबस का रणनीतिक खंडन, मानक सूत्रों के नोट्स, ग्राफिक्स के साथ आप अपने नोट्स जो भी हैं उसको तैयार कर लीजिए, चेक करवा लीजिए किसी से। डायनेमिक डेटा और करंट अफेयर्स का समावेशन, जो रिसेंट के डेटा हैं, रिसेंट के जो पब्लिकेशन हैं, चाहे आरबीआई की वेबसाइट हो, चाहे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की हो, फाइनेंस
मिनिस्ट्री की हो, पीआईबी से डेटा इकट्ठा कर लीजिए, अनएम्प्लॉयमेंट, पीरियोडिक लेबर फोर्स डिपार्टमेंट, जो भी कुछ है अनएम्प्लॉयमेंट डेटा, उसको आप वही फैक्ट बुक में लिख लीजिएगा और वहाँ से लगातार रिवाइज करते रहिए। समयबद्ध उत्तर लेखन का अभ्यास, प्रैक्टिस ही है जो आपको इस खेल में आगे ले जाएगा। आप पढ़े हो 19, लेकिन लिखने में आपको होना पड़ेगा 20, तभी आपका एग्ज़ाम निकलेगा। उत्तर लेखन पे, जो कि हमारे आज वीडियो का उद्देश्य भी यही है कि कैसे आंसर राइटिंग करनी है, उस पर थोड़ा सा चर्चा और कर लेते हैं। अर्थशास्त्र उत्तर लेखन का 7 स्टेप्स ये जो है बताया गया है यहाँ पे। सबसे पहले 2-3 पंक्तियों में आप का परिभाषा लिखते हैं, फिर जो मेन कंटेंट होता है, मेन बॉडी होता है, उसकी विशेषता, मौलिक नियम, मान्यता, अजम्पशन लिखेंगे। उसके बाद आपके आंसर में आएगा डायग्राम, डायग्राम बनाएंगे आप। देन सिद्धांत के पीछे का मूल तर्क समझाइए। इतना कुछ होता नहीं है, जितना आपके क्वेश्चन में पूछा जाएगा आपको वो लिखना है। तो मेन वही हमें फॉलो करना है, बॉडी इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन, और बॉडी में ही आपके डायग्राम, चार्ट आपको ध्यान का रखना है। आपके आंसर में क्या क्या आना चाहिए, ग्राफ होना ही होना चाहिए। इंडियन इकोनॉमी का जैसे है तो उसमें ग्राफ नहीं आता, तो आपको वहाँ चार्ट का यूज़ करना है, जैसे कि बजट हो गया, जैसे कि इंस्टीट्यूशंस हो गए, जैसे कि मॉनेटरी इंस्टीट्यूशंस हो गया इंडिया में, तो कॉमर्शियल बैंक्स, नॉन कॉमर्शियल बैंक, प्राइवेट बैंक, गवर्नमेंट बैंक, नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशंस, इस तरीके से नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस, इस तरीके से आपको जो है उसमें चार्ट का इस्तेमाल करना है। आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसीज़ आ गई, उसमें चार्ट का इस्तेमाल करना है। कहने का मतलब जो प्रेजेंटेशन है वो काफ़ी जो है वो दिखने में अच्छा होना चाहिए। इंटरनेशनल रिलेशन से क्वेश्चन आ गया, पॉवर्टी आ गया, पर कैपिटा इनकम आ गया, उन सब चीज़ों में आप जो है अन्य देशों के साथ तुलना करके उदाहरण लिख सकते हैं। तो इन उदाहरणों को आपको बाद में अंडरलाइन करना है, ताकि एग्जामिनर को एफर्ट ना डालना पड़े चीज़ों को देखने पढ़ने के लिए, वो सब चीज़ें साफ स्पष्ट दिख जाएं आपके उत्तर में। डेटा वगैरह और निष्कर्ष कॉन्सेप्ट से शुरू करेंगे। आप कुछ चीज़ों के जो है इकोनॉमिक्स के डेफिनेशंस जो है याद करके जाएंगे, रट के जाएंगे, जैसे कि आईसी का हो गया, मार्केट का हो गया, प्रॉफिट का हो गया, प्रॉफिट की थ्योरी में प्रॉफिट का परिभाषा, इंटरेस्ट का हो गया। इस तरीके से जो भी हमारे अर्थशास्त्रियों ने परिभाषा दी है, मानव कल्याण परिभाषा इकोनॉमिक्स की ही परिभाषा है, अलग अलग अर्थशास्त्रियों ने समय समय पर दी है, वेलफेयर ओरिएंटेड, ह्यूमन ओरिएंटेड, इस तरीके से मनी ओरिएंटेड। तो वो सब परिभाषा आप वर्ड टू वर्ड याद करके जाएंगे। दो चीज़ें होती हैं, मीनिंग होती है, डेफिनेशन होती है, तो दोनों दो दो लाइन में आप उसको अपने उत्तर में लिखेंगे। तो प्रभावशाली प्रस्तावना आपकी होनी चाहिए कि जब आप जो है जो भी लिखें तो वो दमदार होना चाहिए। ये नहीं कि आप बस बना के लिख रहे हैं, आईसी पूछ लिया तो आईसी की परिभाषा उसमें होनी चाहिए, मार्शल की हो या दूसरे अर्थशास्त्री की हो, तो एग्जामिनर को लगेगा कि हाँ जो है जो लिखी जा रही चीज़ें वो डायरेक्ट जो है उसको 100% श्योर है लिखने में वो। के बाद कंक्लूजन, जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था कि कंक्लूजन आपको जो क्वेश्चन है वहाँ से डिराइव करके लिखना है। तो पॉलिसी पर समाप्त करें, दीर्घकालिक स्थिरता इस बात पर निर्भर करती है, इस तरीके से लिखा जाता है। वो जब आप लिखेंगे तो आप खुद ही समझ जाएंगे, जो चेक करेगा तो वो आपको जो है सलाह देगा, सुझाव देगा। डेटा का यूज़ करना है, पॉइंट वाइज 1 2 3 कर सकते हैं, बुलेट पॉइंट का यूज़ कर सकते हैं आप। और जो है हर उत्तर के लिए चीट शीट, न्यूनतम आवश्यकता है एक आरेख, और इस तरीके से। ये चीट शीट क्या है, तो जो आप नोट्स बना रहे हैं शॉर्ट में, जो भी बनाएंगे 250 वर्ड्स में, तो उसका हो गया क्या कहते हैं, इंट्रो हो गया, यानी कि परिभाषा हो गई। देन उसका डायग्राम हो गया, डायग्राम कौन सा बनेगा, ये सब बहुत छोटा छोटा आपको जो है पता होना चाहिए कि ये डायग्राम हो गया, ये टेबल हो गई, दो ऐसे ऐसे टेबल हो गई, बहुत छोटे में ये सब होना चाहिए। इंट्रो हो गया, डायग्राम हो गया, टेबल हो गई, कि क्या क्या पॉइंट्स हैं, फीचर्स हैं, क्या है। इस तरीके से आपको अगर कंसाइज वे में आपके पास है तो वो आपको बार बार रिवाइज करने में आसान होता है, जो एग्ज़ाम में आपको बहुत ज़्यादा लाभकारी होने वाला है। परीक्षा के लिए उच्च उपज वाले विषय, हाई यील्ड कॉन्सेप्ट्स क्या हैं, टॉपिक्स क्या हैं, तो
समय समय पर मैं भी अगर समय मिलेगा तो गाइड कर दूंगा कि कौन से टॉपिक्स को पहले आपको प्रिपेयर करना है। यहाँ पे एमपीआई, एचडीआई ये सब बताया गया है। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम भी एक इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस है। इसका पब्लिकेशन कौन सी जो है इंडेक्स पब्लिश करता है, की आलोचना क्यों होती है, इस तरीके से भी क्वेश्चन आ सकता है। इसके लिए भी आपको तैयार रहना। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स इंडेक्स वगैरह भी आपको तैयार करना है। टॉपिक्स क्या हैं वो तो मैं बाद में बता दूंगा, कौन कौन से टॉपिक्स पे पहले जो है आपको फोकस करना है, याद करना। अगर आपको जो है इकोनॉमिक्स टेस्ट सीरीज से रिलेटेड कोई क्यूरी हो तो इस वीडियो में नीचे आप कमेंट अवश्य करें, तो उस पर जो है काम किया जा सकता है भविष्य में। क्योंकि कई बच्चे मुझे फ़ोन करके और इंस्टीट्यूशन में भी फ़ोन करके जानकारी हासिल करना चाहते थे। इसी के क्रम में जो है मैं यहाँ आया हूँ कि आपको जो है स्ट्रैटेजी साझा कर सकूँ, और यदि आपको कोई पर्सनल गाइडेंस की आवश्यकता है, वन टू वन गाइडेंस की आवश्यकता है, इवैल्यूएशन की आवश्यकता है, आपको किसी व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से हम लोग आपस में जुड़ सकते हैं। और इस जो आप मेंस देने जा रहे हैं इसमें मैं जो है आपको पर्सनली गाइड भी कर सकता हूं। तो उसके लिए आप लोग जो है, यदि आप इच्छुक हैं इसके लिए, तो आप जो है इंस्टीट्यूट से, आईएएस प्रेप से, सर से आप कनेक्ट करिए, मैसेज करिए। तो सफलता का अंतिम सूत्र, द फाइनल ब्लूप्रिंट। तो इतना भी कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट आप रटिए मत, कॉन्सेप्ट समझिए ताकि आप वहाँ ज़्यादा सोचे बगैर को लिख सकें डायग्राम वगैरह की मदद से। स्ट्रक्चर्ड राइटिंग करनी है, टाइम बाउंड प्रैक्टिस करनी है, टाइम में कंप्लीट करना है। इन सब चीज़ों का ध्यान देना हो, समय समय पर जो है मैं आगे भी आपको गाइड कर दूंगा जिससे आपके लिए ये काम आसान हो सके। तो जहाँ तक मैंने सारी बात कर ली है, तो मेन इसमें वही है कि आप नोट्स कैसे प्रिपेयर करेंगे, लास्ट में फिर से बता देता हूँ। नोट्स कैसे आपको प्रिपेयर करना है, कंसाइज होना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए, सारे जो है अपना सिलेबस है वो कवर होना चाहिए। तो आप लगातार रिवाइज करते रहिए। फिर जो है जितना भी समय है, अब ज़्यादा समय है नहीं, तो आप लिखना शुरू कर दीजिए। डेली डेली लिखेंगे, 3 घंटे का है, 2 घंटे, 2.5 घंटे, 3 घंटे, जितना भी आप पेन चला सकते हैं चलाइए। मैंने बताया कि आप जो है अ, आप ज़्यादा पढ़ने में, याद करने में 19 हो सकते हैं, लेकिन लिखने में आप 19 नहीं, या लिखने में आपको 20 होना पड़ेगा, तभी आपका पेपर निकलेगा। तो उसको रिवाइज करिए। जो टेस्ट सीरीज़ हो, जहाँ से भी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं उसको लिखिए, उसको इवैल्यूएट करवा लीजिए, जो कमियाँ हों उसको जल्द से जल्द। समय बहुत कम है तो बहुत आपको बहुत फोकस वे में सही तरीके से करना पड़ेगा। लगभग 900 से अधिक बच्चे जो है इसमें सफल हुए हैं। 75-80 सीट्स हैं, उसी में आपको जो है सेलेक्ट होना है। 12 गुना 13 गुना जो भी बच्चे क्वालिफाई किए गए हैं उसमें आपको एक सीट बनानी है। तो जाहिर सी बात है कि ऊपर से जो बेस्ट हैं वही सेलेक्ट होंगे, में किसी भी प्रकार की कमी की गुंजाइश। अगर कोई और क्वेरी होगी तो आप डायरेक्टली मुझसे भी कांटेक्ट